आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला गया है, अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure। तो आपको एक स्ट्रेट वायर दिया हुआ है जिस वायर में से करंट पास हो रहा है 12 एम्पियर। 12 एम्पियर इज द करंट पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेट वायर। तो ये जो वायर है हमारा स्ट्रेट वायर है। अब आगे ये बोला गया है कि इसी स्ट्रेट वायर को, जिसमें से 12 एम्पियर जो करंट पास हो रहा है, उसी वायर को बेंड कर दिया गया है इस तरीके के सेमी सर्कुलर आर्क में। ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी है। दो डायग्राम्स आपको बुक में दी हुई है, मतलब ये इसी वायर को एक बार कुछ इस तरीके से बेंड कर दिया गया है और एक बार कुछ इस तरीके से बेंड कर दिया गया है, और दोनों केसेस में जो करंट पास हो रहा है वो 12 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। अब ये जो सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड किया गया है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंटर बनेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। और सेंटर से वहां तक की दूरी, मतलब यहां तक की दूरी आप ये बोल सकते हैं कि ये है इसका रेडियस। तो इस रेडियस का जो वैल्यू दिया है ये आर वैल्यू कंसीडर करता हूं, विच इज 2.0 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 2 सेंटीमीटर। ये भी वैल्यू हो जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो हमें ये जो सर्कुलर आर्क दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कुलर आर्क दिखाई दे रहा है, तो ये सर्कुलर आर्क का ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी है ये कंसीडर करना है। तो आगे चल के हम इसके जो आंसर्स है, पार्ट ए का, पार्ट बी का और पार्ट सी का, इन सभी का आंसर स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। तो हमने यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी मान के चला है, और क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है, इसकी वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलर जो आर्क है उसका जो सेंटर है, उस सेंटर पर ये जो स्ट्रेट वायर है या स्ट्रेट सेगमेंट दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा वो हमें बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए सबसे पहले आपको बायो सेवर्ट्स लॉ क्या है ये पता होना चाहिए। तो बायो सेवर्ट्स लॉ हमें ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास में एक बड़ा सा वायर है और उस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो हम अगर उस वायर का छोटा सा लेंथ अगर कंसीडर कर लेते हैं, उस वायर का छोटा सा एलिमेंट अगर कंसीडर कर लेते हैं, जो कि हम डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस छोटे से एलिमेंट की वजह से कुछ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बनता है। बड़ा सा वायर है, उसमें से करंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में ओवरऑल पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही, लेकिन हमने अगर छोटा सा एलिमेंट उसी वायर का कंसीडर किया है, तो ऑब्वियसली उस छोटे से एलिमेंट की वजह से कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी पॉइंट के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा। तो वो जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास में फॉर्मूला है। एक है वेक्टर फॉर्म में और दूसरा है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर आपको मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन एक साथ ही अगर निकालना है, तो आप उसके वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यदि आपको केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए आप उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बायो सेवर्ट्स लॉ का हमें वेक्टर फॉर्म कुछ ये कहता है कि छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
दैट इज db वेक्टर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। कुछ इस तरीके का इसका वेक्टर फॉर्म है। और अगर हमें वैल्यूज मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, तो आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ db वेक्टर विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, इसका भी मॉड लेंगे, मॉड ऑफ dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, आप इसका मॉड कहिए या इसका पूरा मॉड करिए, ये बाकी सब टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया, इसको साइड में निकाला और ये इतना जो टर्म है इसी का वैल्यू जो है मॉड में हमने डाला है। तो इसको हम लिख देते हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। अब मॉड ऑफ dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर का जो वैल्यू होता है, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दिया है और उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा दैट इज dl r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। और इस तरीके से ये r और एक r कैंसल यहाँ से, तो मेन फॉर्मूला आपका मिलेगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो किसी छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना रहा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है, ये सेमी सर्कुलर आर्क का ये सेंटर हुआ, यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा बोला गया है, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, ऐसा हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट सेगमेंट बनता है, ये एक स्ट्रेट सेगमेंट बनता है, दोनों स्ट्रेट सेगमेंट की हम बात करेंगे। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट आंसर का जो है वो सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहली केस कुछ इस तरीके की है, ये स्ट्रेट सेगमेंट हम ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेट सेगमेंट मैंने यहां से लिया है और इस स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा वो देखना है। तो ये पॉइंट मतलब यहां से राइट में आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं ये पॉइंट कुछ यहां पे इंडिकेट कर देता हूं। तो इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ हमें ये कहता है कि उस वायर का छोटा सा एलिमेंट आप ले लीजिए और उस छोटे से एलिमेंट की वजह से देखिए पहले कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है। ठीक है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। यहां पे हम इसका छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जो कि dl वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और dl वेक्टर से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, तो dl वेक्टर से करंट जा रहा है, वो करंट है I। अगर किसी वायर में से करंट जाता है तो उसके सराउंडिंग में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हम यहां से इस वायर से वहां तक की जो दूरी है वो भी दिखा देते हैं। यहां तक की दूरी जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम r लेंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम इसको r वेक्टर लेंगे। अब यहां पे आपको एक चीज नोट करना है कि ये जो थीटा है, थीटा यहां पे आया हुआ है, थीटा एंगल, ये एंगल बेसिकली dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में का एंगल है। तो यहां पे भी आप वही चेक करिए, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में का एंगल। तो r वेक्टर हमने ये पॉइंट पर लिया है क्योंकि ये पॉइंट इधर में है, तो यहां से वहां तक r वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है। अब dl वेक्टर भी मान के चलते हैं वो भी इसी डायरेक्शन में है। dl वेक्टर मतलब क्या, वो छोटा सा आपने लेंथ लिया है उस वायर का, और वो अगर आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखते हैं उसको, तो उसका भी डायरेक्शन रहेगा। तो इसको भी मान लो कि हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखते हैं इस लेंथ को, तो ये भी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो देखिए dl वेक्टर जो है वो भी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे सिर्फ, और r वेक्टर का भी जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो ये dl और r वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बना क्या, यहाँ पे तो कुछ भी एंगल नहीं बना। मतलब ये dl वेक्टर है और ये r वेक्टर है, एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, कोई भी एंगल नहीं बना था। अगर ये ऐसा कुछ हुआ देन
कुछ एंगल बनाएगा। अभी तो इसी के ऊपर में लाई कर रहा है तो बिल्कुल भी ये एक दूसरे के साथ में कोई एंगल नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा कोई एंगल ही नहीं बना रहा तो थीटा का वैल्यू 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 होता है तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 क्या होता है, तो साइन 0 होता है 0। अब इसी वजह से अगर आप साइन 0 मतलब साइन थीटा का वैल्यू अगर आप ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये है मॉड ऑफ डीबी वेक्टर, मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर जो है वो हम निकाल रहे हैं, ये डीबी वेक्टर है ये, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है 0, साइन 0 हो जाएगा जो कि वैल्यू क्या देगा आपको 0। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे में है आर स्क्वायर। अब देखिए पूरा टर्म इस 0 से मल्टीप्लाइड है तो ये पूरा टर्म ही क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब मॉड ऑफ डीबी वेक्टर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बन ही नहीं रहा है वो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से नहीं बना रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अगर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं बना रहा है तो ये क्या पूरे स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो स्ट्रेट वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं बनता है। इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे नहीं बनेगा। अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन में ये वायर की बात करूं तो ये वायर भी मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके का, सेकंड केस, ठीक है। चलो यहां पे लिख देते हैं हम केस 1, यहां पे लिख देता हूं मैं केस 2, और केस 2 के लिए डायग्राम बना रहा हूं। ये है स्ट्रेट वायर हमारा, ये हो गया वो स्ट्रेट वायर। अब पॉइंट है यहाँ पे, याद रखिएगा इसी के ऊपर में, इसी लाइन के ऊपर में ये लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया जो कि सेमी सर्कल का सेंटर बनता है, ये सेमी सर्कल का सेंटर बनता है। आपको इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा वो निकालना है। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा वो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ वही चीज कि आप पहले तो छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाले। तो हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे विच इज डीएल वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डीएल वेक्टर है हमने पहले इस डायरेक्शन में लिया है, तो यहाँ पे भी हम वही डायरेक्शन फॉलो करेंगे। तो डीएल वेक्टर जो है ये इस डायरेक्शन में दिखाएगा, और जो पॉइंट सिलेक्ट किया है आपने ये वाला पॉइंट, उसका डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो ये डायरेक्शन किसका रिप्रेजेंट करेगा, आर वेक्टर का। मॉड फॉर्म में आप सिंपली आर लिख सकते हैं या मॉड ऑफ आर लिख सकते हैं। तो एल वेक्टर इस डायरेक्शन में और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब इनके बीच में कितने का एंगल होगा, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा जो एंगल बनाएगा ऐसा 180 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 180 डिग्री का। यहाँ पे तो 0 था क्योंकि उसी के ऊपर में लाई कर रहा है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे एक का डायरेक्शन इधर में और इसके का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा अगर 180 है तो साइन 180 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 है तो साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है 0। और अगर साइन 180 का वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली ये वाला जो वैल्यू है आपका डीबी वेक्टर, मॉड ऑफ डीबी वेक्टर, मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दैट इज डीबी वेक्टर इसका मॉड, ठीक है। तो ये वाला जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, और ये साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाइड है तो ऑब्वियसली पूरा मल्टीप्लिकेशन ये 0 हो जाएगा। मतलब मॉड ऑफ डीबी वेक्टर यहाँ पे जो है
वो ज़ीरो है। ये छोटे से एलिमेंट की वजह से भी जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए तो नहीं बन रहा है। तो देखिए ये छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली ये बड़े से वायर की वजह से, ये स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। सो अब यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि बुक में जो dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि dl वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर ये होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में dl r साइन थीटा, और थीटा जो होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस dl एंड r, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में का एंगल होता है। तो फर्स्ट केस में आप देखते हैं तो इनके बीच में का एंगल जो होता है dl और r वेक्टर का वो होता है 0, और उसी वजह से पूरा वैल्यू 0 आ जाता है। और दूसरी केस में आप बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है 180 होता है, और 180 मतलब साइन 180 दैट इज ऑल्सो 0। तो मतलब ये पूरा जो टर्म है यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो पूरा टर्म जो है वो 0 आ जाएगा, मतलब उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 0 बनेगा। देखिए ये कंसेप्ट सीधा सीधा ऐसा है कि किसी स्ट्रेट वायर में से अगर करंट जा रहा होगा तो ऑब्वियसली वो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ना कि वायर के अंदर ही। अगर आपने यहाँ से स्ट्रेट वायर लिया तो इसके सराउंडिंग में ये ऐसा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए, इसके अराउंड में, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए, अराउंड में रहेगा। तो किसी स्ट्रेट वायर की वजह से उसी पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बनने वाला।